हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे बातें कर लूँ। सबसे ज़रूरी बात है ये, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर क्या जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं हम उन्हें परचेज करें या ना करें। तो देखिए, जिन बच्चों ने बुक्स परचेज की हुई हैं वेल एंड गुड, और जिन बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से हमारी वीडियोस को देखें। ओके, और कुछ टाइम बाद हमारी ट्रिनिटी द चेंज की टीम और हमारी टीम के डायरेक्टर मिस्टर मंजीत कुमार जी इस काम में लगे हुए हैं कि वो आपको जल्द से जल्द पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मटेरियल प्रोवाइड करें। ओके, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी पूरी टीम की रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको छोड़ा हुआ था वहां से आगे हम जो है शुरू करने जा रहे हैं। हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 5 तरह की ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दोनों ब्रांचेस हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने आपको बताया हुआ था, जल्दी से थोड़ा रिवीजन करेंगे इसका कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है। बेसिक अकाउंटिंग का ही काम है। जैसे कि हम क्या करते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किस चीज़ को, ट्रांजैक्शंस को, और किसके लिए यूजफुल किसके लिए होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज जो है वो स्टेक होल्डर्स के लिए होता है। स्टेक होल्डर्स मीन्स वो सभी लोग जिनका कंपनी के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट या कोई ना कोई दिलचस्पी रहती है, जिसमें मैंने एग्जांपल आपको बताई हुई थी, गवर्नमेंट या फिर कस्टमर्स या फिर इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जिनका भी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, वो किस चीज के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। उनका लेना देना किसके साथ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। नंबर 2 हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग के आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला काम कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या होता है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी कंपनी की प्रोडक्शन होती है उसकी कॉस्ट को असर्टेन करना। नंबर 2 कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट कंट्रोल किसका फोकस रहता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का। दूसरा फोकस क्या रहता है इसका, कॉस्ट कंट्रोल। नंबर 3 इज टू चेक द इनएफिशिएंसीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी इनएफिशिएंसी या कोई भी वेस्टेज हो रही है उसको चेक करना, उसको मिनिमाइज करना। और जाहिर सी बात है, अगर कॉस्ट प्रोडक्शन आपको कॉस्ट को असर्टेन करने में हेल्प कर रही है तो आप उसकी मदद से सेलिंग प्राइस भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल के लेक्चर में मैंने ये मिस किया हुआ था पॉइंट, आज आप याद रखिएगा कि क्या आपसे पूछ सकते हैं कि क्या कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से आप सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से कॉस्ट निकाल सकते हो प्रोडक्ट्स की, तो जाहिर सी बात है आप उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। सपोज ये मार्कर है, इसकी कॉस्ट जो है कंपनी को 10 रुपए की पड़ी है, और कंपनी इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 2 रुपए या 3 रुपए करके या 5 रुपए ऐड करके इसको मार्केट में 15 या 16 रुपीज का सेल कर सकती है। तो ठीक है गाइस, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस 4 चीजों पे याद रखिएगा। नंबर 1 इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, नंबर 2 इज कॉस्ट कंट्रोल, नंबर 3 इज टू चेक इनएफिशिएंसीज, एंड नंबर 4 इज टू फिक्स या टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्विक रिवीजन। अब नेक्स्ट ब्रांच पे मूव करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो टर्म है ये 2 वर्ड से बनी हुई है, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग का यूज कहां पर करना है, मैनेजमेंट पर्पस के लिए। और ये देखिए, आप सामने देखिए मैंने लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंट का, ये सिंपल सा पॉइंट है, स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग को इस तरह से रीडिजाइन किया जाता है। अकाउंटिंग मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इससे पहले आपने क्या पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग। इन दोनों अकाउंटिंग को याद रखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो काम करता है वो इन दोनों की हेल्प से करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। इन दोनों का डाटा किसको सप्लाई होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना काम स्टार्ट करता है। याद रखना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डाटा कौन सप्लाई करता है, दिस वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये अपना डाटा सप्लाई करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। देखिए, अगर एक मैनेजर के पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इससे क्या पता चलता है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की फिगर्स एक मैनेजर के पास हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से क्या पता चलता है, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर।
प्रॉफिट भी एक मैनेजर को मिल जाए और कॉस्ट भी एक मैनेजर को मिल जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो मैनेजर उस डाटा की हेल्प से जो है डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकता है। तो याद रखिएगा कि अकाउंटिंग को इस तरह से रीडिजाइन करके मैनेजमेंट को हैंड ओवर किया जाता है, अकाउंटिंग को इस तरह से रीडिजाइन करके मैनेजमेंट को हैंड ओवर किया जाता है कि मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेम कर सके या कोई डिसीजन ले सके। बहुत सिंपल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी। तो जिस तरह से मैंने कहा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस पाया था, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का भी फोकस पाया था कि किस किस के ऊपर इनका एम्फेसाइज रहता है, इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस किसके ऊपर रहता है कि डाटा सप्लाई करना किसको, मैनेजमेंट को, ताकि वो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है गाइस, तो मैं थोड़ा इस फोकस को लिख लेता हूं, आप इससे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। टू रीडिजाइन accounting data and to supply this data to management for decision making। To redesign accounting data and to supply this data, पहले अकाउंटिंग डाटा को रीडिजाइन करना है और उसके बाद ये डाटा किसको सप्लाई करना है, टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। क्लियर है गाइस? तो आपका अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो गया और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हो गया। अब आपकी बचती हैं दो ब्रांचेस, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपके तीन टाइप्स हो चुकी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। एक्चुअली दिस ब्रांच इज प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। दिस ब्रांच डील्स विद टैक्स। होगा क्या इसमें करने के लिए, सबसे पहले इसमें अरेंज किया जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको टैक्स पर्पस के लिए ज़रूरी होते हैं। जो भी आपको ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नंबर 2, आपका टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट की जाती है इस काउंटिंग के अंदर। और नंबर 3, टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। पूरा टैक्स का प्रोसीजर जो है, जो भी प्रोसेस एक नॉर्मल पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये जितना इंपॉर्टेंट पहले की 3 ब्रांचेस थी, लेकिन फिर भी आप ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चल रहा है, उसी का टॉपिक है ये, इसे भी थोड़े से इसके पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। तो टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आपने याद रखना है, नंबर 1 इज ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर टैक्स पर्पस। Number 1 point. Number 2 point, computation of tax liability. ठीक है, 2 पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर टैक्स पर्पस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एंड फाइनल पॉइंट 3rd, फाइलिंग टैक्स रिटर्न। ये 3 तरह के काम जो है टैक्स काउंटिंग में किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं आपने याद रखना है कि टैक्स काउंटिंग किससे डील करती है, पूरा आपके टैक्स के प्रोसेस के साथ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज उनको ऑर्गेनाइज करना, देन टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना, एंड फाइनली टैक्स रिटर्न को फाइल करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी जो है 4 टाइप्स भी यहाँ पे खत्म होती है, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट ब्रांच, वो कौन सी है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाम से आप समझ रहे होंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि उसने सोसाइटी के लिए क्या काम किया हुआ है।
ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। इस अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये क्या चीज़ें देखते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी के लिए क्या काम किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक लेदर की इंडस्ट्री है, वो किसी एरिया में जाके एस्टैब्लिश होती है, लेदर इंडस्ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस इंडस्ट्री के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं, तो चलिए पहले पॉजिटिव इंपैक्ट्स पे बात करते हैं। लाइक वहां पर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होने से क्या होगा, उस एरिया में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। नंबर 2, वहां के लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और फाइनली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ये है पॉजिटिव इंपैक्ट किसी इंडस्ट्री के किसी जगह एस्टैब्लिश होने से। अब दूसरी बात करते हैं, नेगेटिव साइड देखते हैं इसकी। नेगेटिवली क्या होगा, उस एरिया में पोल्यूशन बढ़ जाएगा इंडस्ट्री की वजह से। ठीक है, हेल्थ हैजर्ड्स बढ़ जाएंगे और इन्वायरमेंट को थ्रेट हो जाएगी। जब इन्वायरमेंट को थ्रेट होगी तो फाइनली आपका जो इकोसिस्टम होगा उस एरिया का वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो इफेक्ट रहते हैं, नेगेटिव साइड भी होगी उसकी और पॉजिटिव साइड भी रहेगी। तो देखिए बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी का पार्ट है। जैसे हम लोग सोसाइटी का पार्ट होते हैं और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए, उसी तरह से बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये अकाउंटिंग वही देखती है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी के लिए क्या वेलफेयर किया या क्या काम किया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का फोकस क्या रहता है, और उसका फोकस ये रहता है कि बिजनेस ने किस तरह से, हाउ ए बिजनेस अफेक्टेड द सोसाइटी, किस तरह से बिजनेस ने सोसाइटी को अफेक्ट किया हुआ है, और टू व्हाट एक्सटेंट बिजनेस हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, और बिजनेस ने अपनी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोसाइटी के लिए फुलफिल की हुई है। तो चलिए ये थी आपकी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको अगर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे हमें लिख कर बताइएगा या टाइप करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम रही। जो भी आपकी क्वेरी होगी या उसको हम लेक्चर में यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या इंडिविजुअली उस क्वेरी को लेके हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।